नमस्कार, रात मेंटर के न्यूज रूम से मैं लाइव। दर्शकों, आज बात करेंगे 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद के बारे में यानी कि चुनाव के नतीजे जो आ चुके हैं और यहाँ पर जो 5 राज्य हैं उसमें 4 हिंदी भाषी हैं और एक मिजोरम का जो राज्य है वहां की बात नहीं करते क्योंकि वहां पर सीधा ZPM जो है वो वहां पर 27 सीट लेकर के जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनी है और क्योंकि वहां पर बहुमत का आंकड़ा जो है 21 का था, वहां पे वो 27 सीट जीत कर वहां पर सरकार का गठन जो है वो हो रहा है। तेलंगाना की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तेलंगाना में भी हिंदी भाषी राज्य तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं से उर्दू जो है वो हिंदी की तरह ही है और हिंदी भाषी राज्य भी की तरह कह सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात होगी वो बात होगी आज हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। मैं एक बार आपको बता दूं कि मैं किन किन बिंदुओं पर आपसे आज बात करने जा रहा हूं कि 4 राज्यों के नतीजों के बाद के जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में बात होगी। मोदी शाह की जो पकड़ है भारतीय जनता पार्टी पर वो कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ी है, ये माने या नहीं माने ये साफ दिखाई पड़ रहा है। 2022 तक जो पकड़ थी वो 2023 में नहीं दिखाई पड़ी, इस पे बात करेंगे। कांग्रेस का जो भविष्य है वो क्या होगा, ये होगा। उसके बाद उत्साहित और हताशा, एक जो विनिंग जो पार्टी है, जो जीती हुई पार्टी है, वो कहीं ना कहीं से जो है वो काफी अतो उत्साही दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस जो हारी हुई पार्टी दिखाई पड़ रही है वो हताश है और काफी लोग हताश हैं कि क्या पता फिर से मोदी सरकार को ही 2024 में भी देखना पड़ेगा, तो वो हताश है, उनके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में क्या होगा 2024 में के इलेक्शन में, क्या रणनीति बननी चाहिए, क्या होना चाहिए और ईवीएम पर बार बार लगातार जो सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पर और बैलेट पेपर पर, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं 5 राज्यों के चुनाव से। तो सबसे पहले आपको बता दें, मैंने कहा था कि 4 राज्यों के नतीजों के बाद की जो स्थिति है, सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 220 सीटों वाली ये जो है विधानसभा है और यहाँ पर जो है शिवराज सिंह का की जो है वहां पे सरकार चल रही थी। उनको पार्टी ने इस बार साइडलाइन डाला था और आपने देखा होगा कि सरकारी जो मीडिया है यानी कि जो टेलीविजन है, सरकारी टेलीविजन जितनी भी है सारी तो सरकारी ही हो गई है, तो उनके यहाँ पर आपने मोदी का चेहरा हटाकर जेपी नड्डा का चेहरा लगाया हुआ था। आपने गौर किया होगा कि वहां पर जेपी नड्डा दिखाई पड़ रहे थे लेकिन मोदी जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से आभास था इसका कि वो वहां पर हार हो सकती है। राजस्थान की भी बात कुछ ऐसी थी और छत्तीसगढ़ में तो सभी लोग श्योर थे, इवन के वहां के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनका तो कहना था साफ साफ कि वो जीत रहे। लेकिन फिलहाल रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि इसकी उम्मीद जो है किसी ने नहीं की थी। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के डोज जो है वो मिलते रहते हैं। सारी दुनिया कह रही थी कि वहां पर तीनों जगह पर जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, हो सकता है राजस्थान में कांटे की टक्कर हो, लेकिन ईवीएम जब खुलता है तो रिजल्ट कुछ और होता है। अब ईवीएम के पीछे का क्या खेल है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट आया उसे कहीं ना कहीं से आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 4 राज्यों के चुनाव में सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात। 230 सीटों वाली ये विधानसभा, उसमें 163 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका लहराया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 66 सीटों पर विजय हासिल हुई है और भारत आदिवासी पार्टी जो है वो 1 सीट पर विजयी हुई है। अगर ग्राफ से देखें तो ग्राफ में पाई चार्ट मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही लिया हुआ है और इनके पाई चार्ट को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखिए। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी और वो क्या है मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस पाई चार्ट को देखें तो इसमें आम आदमी पार्टी 0.54%, AIFB 0.1%, AIMIM 0.9%, बीजेपी 48.55%। ये जो है सबसे बड़ी बात है। 48 आप याद रखिएगा कि 48.5% वोट जो है वो काफी वोटिंग है और बीएसपी 3.40, CPI 0.3, CPIM 0.01, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 40.40। तो 40 और 48 की बात अगर हम करते हैं, वहां पे जेडीयू भी उठी हुई थी, LJP RV ये भी है, नोटा भी है, SP भी है और अदर्स भी है 5%। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, कांग्रेस वालों को बहुत ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए। और यहीं पे की बात नहीं,
यहाँ पे की बात नहीं, आपको जिस भी जगह की बात करें, चलिए ये मध्य प्रदेश की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको जरूर बता दूं कि अदर्स जो है 5.52% है। तो और जो बहुत सारी जो फ्रंट लाइन की जो पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टी हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर अपने अपने हाथ आजमा रहे। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर आता है बीएसपी का। तो बीएसपी को 3.40 जो है वोट मिले हैं, और समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कि अगर इंडिया गठबंधन का होकर लड़ता तो ये कहीं ना कहीं से बीजेपी को कड़ी नेक टू नेक फाइट देखने को मिलता, क्योंकि 40 और 48 में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, 8% का अंतर है। और यहाँ पर करीब करीब 12% 14% जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 40 और 48 कितना हो गया, लगभग 88 हो गया। 12% जो वोट है वो 12% वोट अगर एक साथ आता है तो क्या स्थिति होगी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, वो देखने वाली बात होगी। चलिए ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की बात मैंने बता दी आपको कि 163 में बीजेपी, 66 में कांग्रेस, और एक जो है अन्य जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके खाते में गई। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है, अगर इस ग्राफ को हम देखें, ये 50% में बीजेपी दिखाई पड़ रही है और 50% में 52% में अदर्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें नोटा भी है। तो यहाँ पर जो है अगर ये पार्टियां एक साथ आ गई तो बीजेपी यहाँ पर 48% में कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज और बता दें कि एमपी का जब इलेक्शन होने वाला था तो उस वक्त में दिग्विजय सिंह को जिस तरह से साइडलाइन किया गया था, इवन के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके नाम को लेने से भी कतराते थे, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका नाम नहीं दिया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के लिए जो है एंटी इनकम्बेंसी का मामला उठाया जाता है, क्योंकि लगातार वो 15 साल मतलब 20वां साल से वो सत्ता में है, और एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी। लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी की जो बात है वो वहां से हट गई है, और कहीं ना कहीं से ये वहां पर विजयी हुए हैं, जो कि देखने वाली बात है। अब यहाँ पर मामला फंसा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब चलते हैं दूसरे राज्य में, और ये जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ का राज्य है। कुल जो यहाँ पर सीटें हैं वो 90 हैं। यहाँ पर जादुई आंकड़ा जो 45 के बाद 46 का होता है, तो 46 के आंकड़े को क्रॉस करना था। और यहाँ पर एक वक्त लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो काफी आगे निकल जाएगी, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने जिस तरह से फिर जो आगे की जो काउंटिंग हुई तो कहीं ना कहीं से वो आगे निकल गई, और ये आंकड़ा पूरी तरह से बदल गया, और ये आंकड़ा 54 तक पहुंच गया। 54 पर बीजेपी, 35 पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जीजीपी जो है क्या है ये गोंदवाना जनतंत्रता पार्टी जो भी है, तो यहाँ पे एक सीट है। चलिए अब यहाँ पर का जो मामला है, यहाँ पर का मामला भी हम आपको दिखाते हैं। ये कांग्रेस शासित प्रदेश था, और भूपेश बघेल काफी वहां पर जो है मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे थे। इवन के उन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेन के लिए स्टार प्रचारकों को नहीं लिया, ये अलग सा मामला। चलिए यहाँ के जो पाई चार्ट है, इस चार्ट को देख करके हम फाइंड करते हैं कि आखिर मामला हुआ क्या है। आम आदमी पार्टी 0.93, बीजेपी 46, याद रखिएगा 46, और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 42। अब आ जाते हैं बीएसपी, यहाँ पर 2%, सीपीआई जो कि इंडियन गठबंधन का हिस्सा है 0.39, सीपीआईएम 0.4, जेसीसी 1.23, ये मायने रखना है। एलजेपी यहाँ पर 0, जो बीजेपी की जो पार्टी थी जो गठबंधन है उसका वो है। एलजेपीआर 0. नोटा 1.26, एसपी 0.4, और अदर्स 5.5। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं कि बीएसपी एक नेशनल पार्टी है, और इनके जो कैडर हैं वो देश के किसी भी कोने में दिखाई पड़ जाते हैं, और ये अपनी पार्टी को छोड़ते नहीं है। ये जो है पूरे कैडर वाली पार्टी है, इनका जो कैडर है वहां पर वोट पड़ेगा, वो जीते हारे उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ का जो पाई चार्ट था, तो आपने देखा कि यहाँ पर भी जो है 42 और 46 का मामला है। तो कहीं ना कहीं से 6% का जो मामला है, ये 6% है। कांग्रेस वाले बहुत ज्यादा हताश ना हो, और जो अदर्स पार्टियां वो हताश ना हो, क्योंकि जब आप मिल जाएंगे तो फिर वे बीजेपी के बराबर भी जा सकते हैं और बहुत आगे भी चले जा सकते हैं। तो ये मामला यहाँ पर है, और बीजेपी के लोग जो बहुत ज्यादा अति उत्साहित हो रहे हैं, अति उत्साहित होने का
कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मामला बदलता है ना तो पूरी तरह से बदल भी सकता है। और यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 6% का मामला है और वोटिंग जो है वो 100% होती भी नहीं है, 60% 63% का मामला है। यहाँ बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है या निराशा हताशा भी नहीं करना, क्योंकि जब वो वैसे वोटर जो आपके वोटर थे वो घरों में रह गए, या फिर चलिए इसकी बात नहीं करते, 6% जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक सबक है जो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, और वो राज्य है राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। वहां पर कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह का जो क्षेत्र है वहां पर जो मामला है, वहां पर का मामला थोड़ा सा बहुत ज्यादा नेक टू नेक फाइट वहां भी दिखाई पड़ रही थी शुरुआती दौर में। और अगर वहां पर का रिजल्ट की बात करें तो वहां पर कुल 199 सीट है विधानसभा के, और उसमें से 115 सीटों पर बीजेपी कामयाब हुई है। यहाँ पर भी उनकी जो सरकार है साफ यहाँ पर वो पूर्ण बहुमत की सरकार, तीनों जगह में पूर्ण बहुमत है। लेकिन मामला फिर वहां पे फंसता है कि छत्तीसगढ़ में, मैंने बीच में छोड़ दिया, छत्तीसगढ़ में भी मामला है कि रमन सिंह जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं क्या नहीं है, वहां पर भी अभी क्लियर नहीं है। वहां पर भी काफी लोगों का नाम सामने आ रहा है। राजस्थान में एक जो योगी की बात आ रही है तो इन पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पर के भी वोट शेयरिंग की बात करते हैं कि वोट शेयरिंग में क्या हुआ। तो आम आदमी पार्टी 0.38%, AIMIM जो पूरी तरह से पोलराइज करती हैं वोटों को, तो इनके तरफ होता है या नहीं था कि दूसरी तरफ जरूर हो जाता है। कहीं न कहीं से ये बीजेपी को फायदा ही पहुंचाती हैं, और इसी फायदे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी है, कोशिश करते हैं उन्हें और बूस्टअप करने की। और असदुद्दीन ओवैसी का भाषण बहुत अच्छा होता है, बहुत जायज बात बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसका असर जो है वो कुछ होता नहीं है, दूसरी तरफ उसका असर दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं से वो सेंटीमेंट जो है सामने आ जाते हैं और सेंटीमेंट का असर भी दिखाई पड़ता है, इसलिए वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो इस तरह के बयानात देते रहें और वो सब जगह पे अपने कैंडिडेट उतारे। पार्टियों की मजबूरी ये है कि अपने आप को नेशनल पार्टी बनाए रखने के लिए वो वोट शेयरिंग जो है कहीं ना कहीं से पार्टिसिपेट करती है कि उनकी वोट शेयरिंग बढ़े और उनका जो लोगो है, उनको जो नेशनल पार्टी का जो ठप्पा लगा हुआ है वो बना रहे, इसलिए वो करते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर मात्र 41% जो है वोट मिला है। याद रखिएगा, मात्र 41%। बीएसपी की बात करें 1.82 यानी 2%, मोटा मोटी मान के चलिए। कांग्रेस को 39.53%, भारतीय जनता पार्टी को 41.69%। तो चलिए पॉइंट वाली बात को हटाते, 41% मानते हैं और 39% मानते हैं। 39-40 यानी कि 3% वोट जो है वो राजस्थान में ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, सीट भले ज्यादा, बहुत ज्यादा है अंतर सीट में, लेकिन वोटिंग जो वोट शेयरिंग जो है, वोट परसेंट है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। और इसी से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग जो है वो हताश ना हो और भारतीय जनता पार्टी के लोग अति उत्साहित ना हो, क्योंकि कोई बहुत बड़े मार्जिन से आपने विजय पताका, हाँ जीत जरूर है, जीत छोटी हो बड़ी हो, जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, लेकिन अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं, मात्र 3% वोट आपके ज्यादा है। और ये 3% कहां से आ जाएंगे मैं बता दूं। भारतीय बहुजन समाज पार्टी 1.82 यानी 2%, CPI 0.4, CPIM 0.96, CPIM 0.1, JNJP 0.14, RLTP 2.35। ये जो पार्टी है RLTP, तो ये जो पार्टी है, ये पार्टी के पास में 2% है, समाजवादी के पास 0.1, SHS के पास 0.15% है और नोटा में लगभग 1% के। तो यहाँ पर भी अगर इंडिया गठबंधन तरीके से लड़ाई करता तो यहाँ का भी रिजल्ट ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। जब कांग्रेस वालों का कहना है कि अगर यहाँ पर वोटिंग ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पे होती तो यहाँ का नजारा कुछ और होता। ये तो अलग सी बात है, क्योंकि ये तो देखा ही गया है कि जहाँ पे जीत होती है वहां पे कांग्रेस बोलती है ठीक है, यहाँ पे जीत नहीं होती वहां बोलती है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो साजिश है। वरना भारतीय जनता पार्टी के लोग, इलेक्शन कमीशन इस बात को क्यों नहीं मानता, जब सारी पार्टियां इसके विरोध में है। और जितने भी विकसित विकासशील देश है वहां पर भी इलेक्शन जो होता है बैलेट पेपर पे होता है। और ये अच्छी तरह से पता है कि जो हैकर्स हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं
उसे कहीं ना कहीं से हैक किया जा सकता है। इसमें क्या सच्चाई है इसमें जाना ही नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बैलेट पेपर पे जिस तरह से वोट पहले जो आ रहे थे, वो वोट सारे वोट जो बैलेट पेपर से हुए थे, जो 80 साल के बुजुर्ग थे या फिर जो पोस्ट बैलेट होते हैं, उनमें सारे जगह पर कांग्रेस जीत रही थी। भारतीय जनता पार्टी को वो एज नहीं मिला था। लेकिन जब ये वोट ईवीएम खुलता है तो एवरी वोट गोज टू मोदी, बहुत लोगों ने कहा कि ईवीएम का फुल फॉर्म है। खैर जो भी चीज है इनसे हमारा लेना देना नहीं है और ना ही हम सब हमारा चैनल इस तरह की चीजों को मानता है। लेकिन जहां पर जो सच्चाई है, जनता की बात है, जनता की आवाज है, वो हमें आपके सामने जरूर रखना है। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में टीआरएस जो है BHRS हो गया और वहां पर जिस तरह से उन्होंने मोदी का विरोध किया था तो कहीं ना कहीं से उनकी पार्टी को उसका असर दिखाई पड़ा है और कांग्रेस यहाँ पर अप्रत्याशित रूप से जो है जीती है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले आरएसएस में थे, फिर बीजेपी में थे, उसके बाद में वो उनके वैसे भी नेताओं का जो है कोई ये होता नहीं है, उनका मैनिफेस्टो कुछ नहीं है, उनका कुछ ट्रेंड उनका पता ही नहीं चलता, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी समाजवादी में, कभी बीएसपी में, तो ये सब चलता रहता है। उनका कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है उन्हें किसी तरह से इलेक्शन जीतना है और बेवकूफ बनती है जनता। अब जनता को ये सोचना है कि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूमता था वो आज कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहा है। जो कांग्रेस का झंडा लेकर के आप देख सकते हैं, राजस्थान में भी देख सकते हैं, आप एमपी में भी देख सकते हैं, सब तरह के सब जगह पे यही चल रहा है। तो उन्हें जनता पहचाने और वैसे लोगों का एकदम विरोध करे कि जो पार्टी बदल के आते हैं, और वैसे पार्टी को लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि कल तक जो वोट मिला था वो भाजपा के विरोध में गया था, अब वो उसके समर्थन में गया। तो ये या फिर कांग्रेस के विरोध में गया था, वो कांग्रेस के समर्थन में, कहीं ना कहीं से ये जनता के साथ धोखा है और गलत चीज है। चलिए यहाँ पर का भी मामला, अब तेलंगाना का मामला आपको बताते हैं कि तेलंगाना में जो कांग्रेस को जीत मिली है काफी उन्हें राहत दे रही है। अगर यहाँ की बात करें तो AIFB को 0.62%, AIMIM जिसे गढ़ माना जाता है असदुद्दीन ओवैसी का, वहां पर एक सीट उनकी 7 सीट दिखाई पड़ रही है, 2.22%, BHRS 37%, बीजेपी 13%। काफी बढ़ोतरी बीजेपी को यहाँ भी मिली है, काफी बड़ा हुआ सीट है, एक सीट थे वो काफी आगे चले गए हैं। बीएसपी को अगर देखा जाए तो 1.37, CPI यहाँ पर बात कर लेते सीधा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस 39% और BHRS 37%। तो अब यहाँ पे अगर BHRS AIMIM के साथ में मिलकर चुनाव लड़ती तो वहां पे उसकी सत्ता बरकरार रहती, इसे उन्होंने नजरअंदाज किया। और यहाँ पे कांग्रेस को जो एज मिला वो सीधी तरह से एज मिला है और कांग्रेस यहाँ पर सत्तासीन है और यहाँ पे वो राहत देने वाली बात है कांग्रेस के लिए। लेकिन यहाँ का भी जो ग्राफ देखेंगे तो वो पूरी तरह से TRS जो कि अभी जो उनका नाम जो है चेंज हो गया है, BHRS जो है, और कांग्रेस का जो ग्राफ है लगभग बराबर दिख रहा है। हाँ, भाजपा का जो ग्राफ है वो थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं से ये भी सुकून देने वाली बात है। लेकिन ये आगे 2024 में कायम रहेगा कि नहीं वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग चुनाव होते हैं और दोनों चुनाव की जो रणनीति होती है वो अलग होती है। चलिए अब तो सीट का भी जो मामला था मैंने बता दिया, वो 64 पर कांग्रेस, 39 पर BHRS, 8 पे बीजेपी और AIMIM जो बीजेपी की बी टीम कही जाती है, लोगों का कहना है, ये हमारा मानना नहीं है, लोगों का कहना है, तो वो 7 सीटों पर। CPI जो है वो 1 सीट, यानी कि ये सीट भी जो है वो इंडिया गठबंधन की सीट में से आएगी। कहीं ना कहीं से 7 सीट जो MIM है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाएगी, शायद कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएगी क्योंकि दोनों में वो भेद नहीं समझती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से 7 सीट जो है वो इसकी ही मानी जाएगी। फिलहाल चलते हैं अब अपनी दूसरी तरफ, और मैंने दूसरा जो टॉपिक बोला था कि मोदी शाह की पकड़ कमजोर हुई है। देखिए 2014 से लेकर के 2022 तक जो है भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह ने जो जो चीज चाहा है वही सारी चीजें हुई हैं। लेकिन 2023 का इलेक्शन जब आया तो 2023 के इलेक्शन के टाइम में ही जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने अपने समर्थकों के लिए और रमन सिंह अपने हिसाब से सीट की जब मांग की तो विरोध हुआ, लेकिन आखिरकार आलाकमान किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसे लोग सेमीफाइनल मान रहे हैं और सेमीफाइनल में हार होगी तो हम फाइनल में पहुंचेंगे कैसे। फिलहाल सेमीफाइनल माने हैं तो जीत हो गई है, लेकिन आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि आपने देखा होगा कि JP नड्डा का चेहरा वहां पर सामने रख करके चुनाव को दिखाया गया। जितने भी सरकारी चैनल थे मैंने देखा अपनी आंखों से कि वहां पर एक तरफ
नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से दरकिनार किया गया था यहाँ पर, क्योंकि उनको लग रहा था कि चुनाव हारेंगे, तो जेपी नड्डा को वहां पर लगाया गया था। लेकिन जैसे ही जीत हासिल हुई, फिर मोदी का नाम सामने आने लगा। तो खैर ये उनकी बात है, सरकारी चैनल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने किया। यहाँ पर मुद्दा है कि मोदी शाह की क्या पकड़ भारतीय जनता पार्टी पे कमजोर हुई है, तो बिल्कुल 100% कमजोर हुई है। और इसका सबूत है कि अभी तक 3 राज्य में चुनाव रिजल्ट आने के बाद भी 10वां दिन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी वहां पे सरकार नहीं बन रही है। स्थिति असमंजस में है। कभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह वहां पर खड़े हैं, एमपी की बात करें तो दिग्विजय सिंह वहां पर, शिवराज सिंह वहां पर खड़े हैं, और उधर की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे सिंह जो है वो वहां पर प्रबल दावेदार हैं, और वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ये तीनों मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चाहती थी कि इनका जो वर्चस्व है उनको हटाया जाए और कहीं न कहीं से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक और योगी को खड़ा किया गया। ये योगी जो किया गया है, इसके पीछे बड़ी महीन राजनीति है, इसे आपको समझना पड़ेगा। मोदी भी 70 साल के हो गए, और जिस तरह से उन लोगों का आपस का जो बनाया गया कि 70 साल के बाद भाई आपको साइड लाइन पकड़ देना चाहिए, तो ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से योगी जो है मोदी से आगे निकलने के दौड़ में है। अगर थोड़ा सा मौका दे दिया जाए तो योगी कहीं उनसे कभी ज्यादा तेज स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं, और कहीं वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार ना बन जाए। तो उनके कद को कम करने के लिए बाबा बालकनाथ जो है वो भी उसी मठ से आते हैं, जो जिस मठ से योगी आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट किया गया है राजस्थान में। लेकिन राजस्थान की स्थिति हो या मध्य प्रदेश की स्थिति हो या छत्तीसगढ़ की स्थिति हो, सारी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी आला कमान को इस जाड़े के मौसम में, कपकपाती ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं। सरकार का अनाउंस अभी तक नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट किसकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन मंत्री होंगे, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। और ऐसा लग रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को लाचार होकर अपने पूर्व के मुख्यमंत्री हैं उनको ही जो है बातें माननी पड़ेगी। अब नहीं मानी तो ये बात को आप बहुत गौर से सुनिए और बहुत अच्छे से इसे नोट कर लीजिए कि 2024 के इलेक्शन में अगर स्थितियां इसी तरह बनी रही तो या तो बीजेपी के अंदर में ही बगावत दिखाई पड़ेगा, बीजेपी की 2 पार्ट हो सकती है। ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2 पार्ट में बीजेपी बढ़ सकती है। अब नहीं तो 2024 के चुनाव से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव को हार जाएगी। ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ गुरु उन लोगों का मानना है। कांग्रेस के भविष्य के बारे में अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने कांग्रेस के भविष्य की भी बात की थी। कांग्रेस का भविष्य जो है, कांग्रेस से अपने अहंकार को अगर अब भी नहीं छोड़ी तो कांग्रेस पूरी तरह से बर्बादी की तरफ जाएगी, क्योंकि हिंदी भाषी जो राज्य है वहां पर क्षेत्रीय पार्टी है। जब अगर बात करते हैं झारखंड की, अगर हम बात करते हैं बिहार की, अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो आप देख लीजिए यूपी में समाजवादी पार्टी है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी है, बिहार में जेडीयू है और आरजेडी है। ये दोनों पार्टी मिलकर के सरकार चला रही है। तो कहीं ना कहीं से जब नेक टू नेक दोनों मिलकर के अलग लड़े थे और कांग्रेस और आरजेडी साथ अलग लड़ी थी, तो लगभग नेक टू नेक फाइट था। फिर बाद में जाकर के कहां पर रिजल्ट क्या हुआ, ये सब जो आरोप प्रत्यारोप इसकी बात नहीं करते, लेकिन नेक टू नेक फाइट हुआ था। और कहीं ना कहीं से ये पार्टियां जो है कांग्रेस के लिए भविष्य में खतरा बन सकती है। कांग्रेस को चाहिए कि अपने अहंकार को छोड़कर इन लोगों से समर्थन लें और एक बार देश में सरकार सत्ता परिवर्तन कराए, क्योंकि देश की जो स्थिति बनती जा रही है वो बहुत अलग तरह की स्थिति बन रही है। इससे बचने के लिए, देश को यहाँ से इस स्थिति से बचाने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं बलिदान देना पड़ेगा। कांग्रेस को कहीं ना कहीं से उन पार्टियों को साथ लेना पड़ेगा, ममता बनर्जी को साथ लेना पड़ेगा, नीतीश कुमार को साथ लेना पड़ेगा, अखिलेश यादव को साथ लेना पड़ेगा, टीआरएस के जो है उनको साथ लेना पड़ेगा। साउथ में आपकी पार्टी है, आपका पकड़ है, लेकिन ये जो हिंदी भाषी राज्य है, बिहार आप नहीं छोड़ सकते, यूपी नहीं छोड़ सकते, झारखंड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन राज्यों से जो आपको समर्थन और जो मैसेज जाता है वो पूरे देश में जाता है। और आपको कहीं ना कहीं से इन पार्टी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और आपने देख लिया कि विधानसभा चुनाव में अगर आपने अलग लड़ाई की तो मात्र
8%, सबसे ज्यादा जो परसेंट था वो 8% के अंतर से आप हारे हैं, 3%, 2% के अंतर से हारे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ जो विपक्षी जो वोट है वो बटा है, और बटने का सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस को जो है यहाँ पे एक सबक लेना होगा, अहंकार छोड़ करके उन पार्टियों को साथ लेना पड़ेगा। मिनिमम कॉजेज जो है, मिनिमम जो प्रोग्राम है, उस तरह के प्रोग्राम को बना करके एक साथ आना पड़ेगा। एक साथ आएंगे तभी आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी आपके साथ में आने को तैयार है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ आना चाहती हैं, एक साथ होना चाहती हैं। अगर आप एक साथ होकर चुनाव लड़ते तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। चलिए अब अभी बात करते उत्साहित, अति उत्साहित। तो मैंने ये लगभग मोटा मोटी जो है उत्साह जो है बता दिया कि बहुत ज्यादा अगर उत्साह भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा रहे हैं तो उनका वोट परसेंट कुछ बढ़ा नहीं है, और अगर बढ़ा है तो कांग्रेस का भी बढ़ा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जीत जीत होती है, जीत छोटी हो या बड़ी हो, जीत जीत होती है। आप जीते हैं, आपको आपका कहना तो सही है, लेकिन अति उत्साहित हो रहे हैं और अभी से ये सोच रहे हैं कि मैंने फाइनल भी जीत लिया, तो ये गलत फहमी मत रहिएगा। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बोथ आर वेरी मच डिफरेंट, क्योंकि राज्यसभा जो ये विधानसभा चुनाव जो क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादातर लड़ा जाता है, और देश के चुनाव जो लोकसभा चुनाव है वो देश के हिसाब से लड़ा जाता है। तो दोनों की स्थिति अलग होती है। ये कि किसके सपोर्ट में जाएगी ये बात की बात है, लेकिन ये जरूर है कि दोनों में अंतर है। चलिए क्या होगा 2024 में, तो मैं क्लियर है कि 2024 में अगर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां अगर मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं और चुनाव लड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं से बीजेपी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि मोदी फैक्टर जो है अब कहीं बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है। जब उनकी पार्टी में ही मोदी शाह का फैक्टर काम नहीं कर रहा है तो देश की वोटर्स की बात तो अलग है। अब ये मानिए ना मानिए, अब उनका वो जो पकड़ उनकी थी, अब वो पकड़ कहीं पर से दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस को यहां पर बलिदान देना पड़ेगा। कांग्रेस जो है 70 साल तक राज करी है देश पर, बहुत बड़ी पार्टी है, सब चीज सही है, लेकिन आपको वैसे लोगों को भी नजरअंदाज नहीं करना है जो छोटे छोटे वोट बैंक जो है जिनके पास बने हुए हैं, 1%, 2%, 3-4% के का जो वोटर है, वो वाली जो पार्टी है, कहीं ना कहीं आपको उनको नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उठा भी लिया आपने ये विधानसभा चुनाव, यानी कि जो सेमीफाइनल था। अब ईवीएम पर चुनाव होगा या बैलेट पेपर पे होगा, ये देश में जो स्वायत्त संस्था मानी जाती है, अब वो स्वायत्त संस्था रही है कि नहीं रही है, ये तो बहस की बात है। देखने वाली बात ये है कि अगर ईवीएम पे चुनाव होता रहा तो इसी तरह के रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेंगे, लोगों का, राजनीतिक गुरुओं का मानना है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो कोर्ट के शरण में जा सकती है, और यहाँ पर कोर्ट ही एक लास्ट ऐसी संस्था है अभी फिलहाल जो कि आपकी बात को शायद सुन ले और ईवीएम के बदले में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो वैसा कुछ दिखाया नहीं अपना रोल। इलेक्शन कमीशन के पास में कितनी सारे रिपोर्ट गए, बहुत सारे चीजों पे बात गई, बहुत सारे कंप्लेन गए, उस पर वो चुपचाप बैठी रही। राहुल गांधी पर जो एक जुमला बोलने का था आरोप, तो इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, लेकिन वही प्रधानमंत्री ने जब बोला तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो खैर ये सब ईडी का मामला, ये सब मामला आपके सामने है, वो आप खुद देखिए कि क्या है, इसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या वो ईमानदारी से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी बातें आपके सामने है, वो आप खुद से डिसीजन कीजिए। लेकिन हमारा जो काम था हमने आपको बता दिया, ये सारे 5 मुद्दों पर मैंने आपको बता दिया। अब 2024 में क्या होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है, मैं फिर एक बार कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से अब मोदी और शाह की जो एक तरह की हुकूमत जो चलती थी, एक तरह लोग जिस तरह से उनकी इज्जत किया करते थे, इज्जत की नहीं कहेंगे, यानी कि उनकी बात जिस तरह से सुनी जाती थी कि जो उन्होंने कह दिया वही बात को लोग मान लेते थे, तो क्या अभी भी लोग उस तरह की बात मानेंगे? अगर मानते तो सरकार वहां पर अभी दिखाई पड़ती, सरकार दिखाई नहीं पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से ये जो मामला है वो पेचीदा होगा, और अगर इसका यहीं पर नहीं दबाया गया तो 2024 में इन्हें अपना नुकसान, पार्टी के अंदर पार्टीशन, दोनों चीज दिखाई पड़ सकती है। और एक बार कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर पूरी तरह से स्थितियां पूरी देश की बदल जाएंगी। और अगर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी आ गई
तो देश की स्थितियां फिर से बहुत ज्यादा बदलेंगी, जिसकी कल्पना आप किए भी ना हो। और अगर कांग्रेस आ गई तो फिर वो भी जो करेगी उसकी कल्पना भी हम लोगों ने अभी तक नहीं की होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।